आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। पश्चिम बंगाल में कटे 28 लाख वोटरों के नाम, चुनाव आयोग ने बताई वजह। आईआईटी बॉम्बे का बदला जाएगा नाम, महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की बड़ी घोषणा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, कहा हम जादुई छड़ी नहीं घुमा सकते। धुआं हांगकांग, 7 गगनचुंबी इमारतों में भीषण आग लगने से 44 लोगों की मौत। व्हाइट हाउस के पास 2 नेशनल गार्ड को गोली मारने पर ट्रंप हुए आग बबूला, कहा यह आतंकी हमला। अब समाचार विस्तार से। देश के 12 राज्यों में इस समय मतदाता सूची की एसआईआर का काम किया जा रहा है। इसको लेकर विवाद भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इस काम करने वाले बीएलओ की मौत के मामले भी सामने आ रहे हैं। बीते दिन इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। अब पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर में 28 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर आशुतोष वर्मा पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार ने लाखों बीएलओ बनाए और उन पर बहुत दबाव डाल रही है। पीडीए कार्यकर्ताओं और इंडिया अलायंस के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, लाखों की तादाद में केंद्र सरकार ने बीएलओ बनाए हैं और बीएलओ जो है वो मोस्टली तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से हैं। क्या हमारे देश की सरकारों में उनके लिए कोई सुध ली है? ये इतनी इनसेंसिटिव सरकार है जिसने नोटबंदी में 100 लोगों को लाइन में खड़े होकर मार दिया, उनके बारे में सुध नहीं ली, तो अपने कर्मचारियों जो वेतन भोगी उन पर क्या सुध लेगी? हमारा एक ही कहना है कि इतना ज़्यादा कार्य जो प्रेशर डाल रखा है वो किस बात के लिए है? क्यों 4 दिसंबर? ये 4 दिसंबर डेट किसके लिए बनाई गई है? क्या ये 4 जनवरी या 4 फरवरी नहीं हो सकती है? जहाँ करोड़ों की तादाद में मतदाता हैं, एक एक बीएलओ के ऊपर हजारों के ऊपर फॉर्म है, हर डोर टू डोर जाना है। ये काम आसान नहीं है। एसी कमरे में बैठ के कागजों पे एक लाइन खींच देना और लाइन खींच के 4 दिसंबर तक काम पूरा करना, ये सिर्फ बड़े अफसरशाही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की इससे मिली भगत है, जिससे जो पीडीए कर्मचारी हैं, जो पीडीए वोटर्स हैं, जो समाजवादी पार्टी और विपक्षी के इंडिया अलायंस के वोटर हैं, वो अपना काम धंधा छोड़ के या तो फॉर्म भरे और या अगर छूट गया तो वो वोटर ही ना रह जाएं और इस देश में कुछ ही वोटर रह जाएं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करते रहें। नागरिक प्रतिनिधि नियम और इलेक्शन कमीशन के जो संविधान में नियम दिए हुए हैं, ये इलेक्शन कमीशन को हक देता है कि वो अपने नागरिकों को वोटों का अधिकार दे, लेकिन यहाँ तो पूरा संविधान ही बदल दिया गया है। यहाँ पे नागरिकों के ऊपर डाल दिया है कि अगर आप अपनी तैयारी नहीं करते हैं तो आपको वोट नहीं डालने दिया जाएगा। मुझे लगता है कि ये चुनाव आयोग का काम है कि एक एक व्यक्ति का चुनाव में पारदर्शिता रखें और उनको वोट देने का अधिकार दें, लेकिन इस देश में उल्टी गंगा बह रही है 2014 से, उसी की परिणति हम यहाँ पे देख रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखकर आईआईटी बॉम्बे का आधिकारिक नाम बदलकर आईआईटी मुंबई करने की मांग करेंगे। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस नेता अतुल लोंढे ने कहा कि क्या फडणवीस अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री की ओर से माफी मांगेंगे, जिन्होंने पहले इसे मुंबई की बजाय आईआईटी बॉम्बे कहा था? क्या वो पहले माफी मांगेंगे? मंत्री ने जो किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो है वो आए थे, तो उन्होंने मुंबई क्यों नहीं बोला? ये सारी राजनीतिक नौटंकी जो है ना, एक भावनिक राजनीति करना, लोगों को दिशाहीन करना और मूल मुद्दों से दूर करना, ये इनकी टैक्टिक्स रही है। यहां पर अभी औरंगजेब कहां है? कब्र में सोया है। चुनाव आएगा फिर निकालेंगे बाहर। हिंदू मुसलमान करना, भावनिक मुद्दों को सामने करना, यही धंधा इनका। फिर बिहार में तो 20 साल से इनका राज है, वहां पे भी तो औरंगाबाद जिला है, बदला उसका नाम। ये केवल भावनिक राजनीति करते हैं और महाराष्ट्र में आकर महाराष्ट्र को तकलीफ देने का काम करते हैं, तकलीफ देने का काम करते हैं। इसलिए ये नौटंकी ना बताए कि हम कहेंगे। अब तक क्या सोए थे क्या? 11 साल से हो ना, 11 साल से हो तो अब तक सोए थे क्या? ये सवाल तो खड़े होंगे अभी। भाजपा सांसद समित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी केवल विदेश जाकर देश के खिलाफ ही नहीं बोल रहे हैं, वे केवल जेनजी से मिलकर देश के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि कांग्रेस में काम का बंटवारा है। इनके लोग अलग अलग देशों में बैठकर भारत में नैरेटिव सेट कर रहे हैं।
भारत में कुछ ऐसे नरेटिव जो इन लोगों द्वारा राहुल गांधी के कहने पर, कांग्रेस इकोसिस्टम और लेफ्ट इकोसिस्टम के कहने पर सेट किया गया, वैसे 3 नरेटिव के उदाहरण दूंगा। सबसे पहला उदाहरण रहेगा वोट चोरी। यह जो वोट चोरी का नरेटिव सेट किया गया हिंदुस्तान में, उसके विषय में डिटेल में जाऊंगा। दूसरा नरेटिव ऑपरेशन सिंदूर में जो मोदी जी को और भारत की आर्मी को एक तरह से सरेंडर्ड रूप में दिखाने की कोशिश की गई, एक तरह से दुर्बल दिखाने की, वीक दिखाने की कोशिश की गई, उसके पीछे भी पाकिस्तानी हैंडल, बांग्लादेश के हैंडल, वेस्ट एशिया के हैंडल, यूनाइटेड स्टेट्स में बैठे कुछ कांग्रेसी और उनके शुभचिंतक, इस प्रकार का एक माहौल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बनाया गया। और तीसरा विषय संघ परिवार और व्यक्तिगत रूप से मोदी जी के ऊपर हमला करने का जो नरेटिव है, यह नरेटिव भी विदेश से किस प्रकार संचालित हुआ। दिल्ली प्रदूषण मामले में एमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह ने मामले को आज सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली एनसीआर में स्थिति चिंताजनक है और यह एक स्वास्थ्य आपातकाल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि न्यायिक मंच कौन सी जादुई छड़ी घुमा सकता है। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि यह दिल्ली एनसीआर के लिए खतरनाक है। मुझे बताइए कि हम क्या निर्देश दे सकते हैं। आज से पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, तो अगर अस्पताल में दवाई बंद होती थी, कम होती थी, कोई दिक्कत होती थी, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई ना कोई उसका सू मोटो एक्शन लेता था। प्रदूषण बढ़ता था तो कोर्ट में सू मोटो जज साहब उसको लेते थे। क्या आज दिल्ली हाई कोर्ट को नहीं दिख रहा कि तमाम एक्यूआई स्टेशन जो हैं दिल्ली के, उनके ऊपर पानी का छिड़काव करके फर्जीवाड़ा किया जा रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट साहब को नहीं दिख रहा कि जैसे ही एक्यूआई बढ़ जाती है, एक्यूआई मॉनिटरिंग स्टेशन को शटडाउन कर दिया जाता है? क्या कोर्ट को इसके ऊपर स्वयं ही कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? जनता कब तक वकीलों को लेके कोर्टों के दरवाजे खटखटाए? ऐसे मामलों में जो सामने दिख रहे हैं, मेरा निवेदन है कि कोर्ट इन मामलों के अंदर सुमोटो कार्रवाई करे, वरना डेटा का फर्जीवाड़ा जिस तरह से बढ़ रहा है, लोग बीमार होते रहेंगे। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री विवाद पर कहा कि भाजपा अपने मन ही मन खुश हो ले। कर्नाटक में हमारा स्पष्ट है कि अगर कोई नेतृत्व बदलाव होता है तो वो एमएलए और हाईकमान तय करता है। भाजपा की तरह नहीं कि 5 से 6 सीएम बदल जाते हैं। गुजरात में पता नहीं चलता कि 6 महीने बाद कौन रहेगा, तो भाजपा किसी को सीख ना दे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अपने मन ही मन खुश हो ले। कर्नाटक में हम लोगों का बहुत क्लियर है, अगर कोई नेतृत्व बदलाव होता है तो एमएलए और हाईकमान तय करता है। बीजेपी की तरह नहीं कि 5-5, 6-6 मुख्यमंत्री बदल जाते हैं। गुजरात में पता ही नहीं चलता 6 महीने बाद कौन रहेगा। उत्तराखंड में बदल जाते हैं। चुनाव शिवराज सिंह की अध्यक्षता में जीता जाता है, लीडरशिप में बन जाते हैं मोहन यादव। तो भारतीय जनता पार्टी क्या लोकतंत्र है, एमएलए का क्या कहना है, किसे बनाना चाहिए, उस पर किसी को सीख न दे। कर्नाटक में दोनों हमारे बड़े नेता हैं, सिद्धरामैया जी और डीके शिव कुमार जी, और पहले भी जब भी कुछ ऐसा इशू किसी भी राज्य में बनता, अगर बनता है तो वो हाईकमांड तय करती है। और अभी क्योंकि कैबिनेट रिशफल होना है, जो मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया है, तो स्वाभाविक है कि लोग कोशिश करेंगे अपने अपने लोगों को उसमें डालने की। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीएलओ की मौतों और एसआईआर पर कहा कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया को 1.5-2 साल में करे तो क्या दिक्कत है, और उन राज्यों में जहां 1 से 2 साल में एसआईआर होने वाला वहां न करे तो ये लोकतंत्र की नींव है, और इसे क्यों चुनाव आयोग जल्दबाजी में कराना चाहता है? क्यों वो मौन है? क्यों वो भाजपा का साथ दे रही है? ये मतदाता का अधिकार क्यों छीनना चाहती है? क्या उन्हें जनता पर भरोसा नहीं, इसलिए बेईमानी से चुनाव जीतना है? बहुत ही गंभीर बात है। जिस तरीके से, जिसको कहते हैं चारों तरफ से दबाव डाल के कम समय में, जिससे आदमी को, मतदाता को सही तय तक पहुंचने में, शादी ब्याह का सीजन है, इस समय क्या दिक्कत है अगर इसे हम थोड़ा 1 महीने की जगह 3-4 महीने में, 1.5 साल 2 साल कम से कम लगता है,
तो इस प्रक्रिया को 1.5-2 साल में करें, या उन राज्यों में जहां 1.5-2 साल के अंदर होने वाला है वहां अभी ना करें। तो ये लोकतंत्र की नींव है, रीढ़ है, इसे क्यों इलेक्शन कमीशन जल्दबाजी में तोड़ रही है? क्यों वो मौन सहमत दे रही है? क्यों इस भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र की जो एक तरह से काला अध्याय लिखा जा रहा है उसमें स्याही क्यों लगा रही है, स्याही दे क्यों रही है? मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूं, देश की आज़ादी में जिस पार्टी ने योगदान नहीं दिया बल्कि अंग्रेजों का साथ दिया हो, आज वो लोकतंत्र जो उसकी सबसे आज़ादी के बाद मिला हुआ एक खूबसूरत हथियार है हर आदमी को, हर मतदाता को एक वोट देने का, उसे छीनना क्यों चाहती है? क्या जनता पे अब उसे भरोसा नहीं है? तो बेईमानी से ही चुनाव जीतना है? 65 लाख मतदाता जैसे काटे गए बिहार में और चुनाव जीता, वही दोबारा कराने का इरादा है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बयान पर कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा कि हर राजनीतिक पार्टी ऐसी उथल पुथल से गुजरती है। हम जानते हैं कि राजस्थान में वसुंधरा राजे के साथ क्या हुआ, हमें कर्नाटक की चिंता है। कांग्रेस पार्टी के हेड राहुल गांधी नहीं बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्हें इस मुद्दे पर जल्द से जल्द सुलझाएंगे। देखिए, हर पार्टी के अंदर जहां सत्ता होती है इस तरीके की समस्याएं पैदा होती रहती हैं। आपने नहीं देखा कि राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे के साथ क्या हुआ है? क्या वसुंधरा राजे इत्तेफाक करती थी जो मौजूदा मुख्यमंत्री है? बीजेपी के अंदर भी ये होता रहा है। तो कांग्रेस के अंदर अगर ऐसा हो रहा है उसे निश्चित तौर से सॉर्ट आउट करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए। ये जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी क्या ये राहुल गांधी की नहीं है? चूंकि आपने देखा इससे पहले भी कई राज्यों में कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ा है। ये जिम्मेदारी किसकी है? रोज की खबरें, रोज की खटपट और राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए मुलाकात। देखिए ये जिम्मेदारी पूरी हाईकमांड की है और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी नहीं है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब हैं। खड़गे साहब को इस मामले को लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने पुलिस की ओर से नोटिस दिए जाने के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि न तो वो हजरतगंज थाने में और न ही लंका थाने की तरफ से अब तक उन्हें कोई नोटिस मिला है। ये सब झूठ बात है। लोग मेरे बारे में अफवाह उड़ा रहे हैं कि मैं फरार हूँ। मैं न तो फरार हूँ और न ही मुझे गिरफ्तार किया गया है। मेरा एक स्टेटमेंट था जब पहलगाम में जो हमला हुआ था, आतंकवादी हमला, तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को टैग करते हुए ट्विटर पे एक सवाल पूछ लिया था कि इतने सारे सैलानियों के लिए, इतने सारे पर्यटकों के लिए वहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? तो यही बस मैंने सवाल पूछा था। तो जगह जगह पे मेरे खिलाफ शिकायतें, लंका थाने में तो शायद 300 या 400 शिकायतें भी दर्ज कराई गई थी और एक FIR हजरतगंज थाने में भी। तो वही मामला था जिसको लेकर के अभी अफवाह उड़ा रहे हैं लोग कि मैं फरार हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल कहीं फरार नहीं हूँ, मैं यहीं लखनऊ में ही हूँ। मुझे पुलिस की तरफ से, न हजरतगंज थाने की तरफ से, न लंका थाने की तरफ से अब तक कोई नोटिस मुझे मिला नहीं है। रही बात मेरे दरवाजे पे नोटिस चस्पा करने की, तो आप भी हैं, कैमरा खोलिए, चलिए मेरे घर पे, मैं यही गोल्फ सिटी में ही रहती हूँ, तो जा करके देख लीजिए कि क्या कोई नोटिस है वहाँ पे या नहीं है। मुझे किसी ने नोटिस नहीं दिया है, ये सब झूठ बात है। अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के बयान पर कांग्रेस नेता सुदन राजपूत ने कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपनी हद में रहना चाहिए क्योंकि भारत अपने आंतरिक मामलों में दखल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान अपनी हद में रहे, भारत के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी कतई किसी हिंदुस्तानी को बर्दाश्त नहीं। हमारा स्वस्थ लोकतंत्र है, हमारा संविधान मजबूत है। आपकी तरीके से हर 10 साल में हमारा संविधान नहीं चेंज होता है। इस तरीके की भारत के आंतरिक मामलों में टिप्पणी करके पाकिस्तान नए विवाद को और अपने लिए मौत को जो है दावत दे रहा है। पहले बलूचिस्तान को देखें, बलूचिस्तान में जिस तरीके से वो आतंकी कार्रवाई वहां की सेना कर रही है, अफगानिस्तान में जिस तरीके से युद्ध अफगानिस्तान के साथ लड़ रहा है, उसको संभाले। पाकिस्तान खंड खंड होने वाला है, उसका संविधान बचा नहीं है। इमरान खान के बारे में तमाम अफवाहें आ रही हैं, तो अपने घर को देखें, हम अपने मतभेद स्वयं सुलझा लेंगे। वही हांगकांग के ताइपो जिले में मौजूद वांग फूक कोर्ट की कई इमारतों में आज अचानक आग लग गई। लपटें इतनी तेजी से फैली कि इसने 7 इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। कई घंटे की कोशिशों के बावजूद उसे काबू नहीं पाया जा सका। फायर डिपार्टमेंट के अनुसार अब तक 44 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है।
बड़ी संख्या में लोग अभी भी गुमशुदा हैं और अस्पतालों में कई घायलों का इलाज चल रहा है। लगभग 900 लोग अस्थायी राहत केंद्रों में रखा गया है ताकि उन्हें सुरक्षित जगह मिल सके। घटना से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें आग की लपटें खतरनाक तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक वीडियो में 2 दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग को बुझाने के लिए लगातार मशक्कत करते हुए नजर आ रही हैं। इसके अलावा एक अन्य वीडियो में आग तेजी से एक इमारत से दूसरी इमारत तक फैलती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक वांगफू कोर्ट में 8 टावर ब्लॉक है, जिनमें से हर एक 31 मंजिला ऊंचा है। इसमें 1984 अपार्टमेंट है। हाल ही में इन टावरों की मरम्मत का काम चल रहा था और पूरी बाहरी संरचना पर बांस के मचान लगाए गए थे। शुरुआती जांच में पाया गया है कि आग तेजी से एक इमारत से दूसरी इमारत तक फैली। इस क्रम में 7 से 8 इमारतें आग की चपेट में आ गई। बांस सूखा हुआ था और इसी वजह से आग बेहद तेजी से फैलती चली गई। दमकल कर्मियों के अनुसार तापमान इतना अधिक था कि जली हुई सामग्री ऊपर उड़कर दूर दूर तक जाकर गिर रही थी और इससे आग और फैलती चली गई। अमेरिका के व्हाइट हाउस के निकट 2 नेशनल गार्ड को गोली मार दी गई, जिसके बाद दोनों की हालत गंभीर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए इसे जघन्य हमला और आतंकवादी कृत्य करार दिया है। इसके अलावा ट्रंप ने पेंटांग को अमेरिकी राजधानी में 500 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती करने के निर्देश दिए हैं। वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड के इन सैनिकों पर बुधवार दोपहर को व्हाइट हाउस से कुछ ही ब्लॉक की दूरी पर घात लगाकर हमला किया गया। हमले के बाद परिसर को तुरंत बंद कर दिया गया और कानून प्रवर्तन एजेंसियां इलाके में जांच पड़ताल कर रही है। इस घटना के समय ट्रंप फ्लोरिडा स्थित अपने मारे-लागो क्लब में थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो संबोधन में कहा है कि थैंक्सगिविंग अवकाश की पूर्व संध्या पर वाशिंगटन डीसी में सेवारत नेशनल गार्ड के 2 सदस्यों को व्हाइट हाउस से कुछ ही कदम की दूरी पर भयानक घात लगाकर किए गए हमले में गोली मार दी गई। उन्होंने कहा कि यह हमारे पूरे राष्ट्र के विरुद्ध अपराध और यह मानवता के विरुद्ध अपराध है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के राज में अफगानिस्तान से अमेरिका में घुसे हर एक एलियन की फिर से जांच की जाएगी। वहीं नेशनल गार्ड्स मेंबर पर गोलीबारी पर ट्रंप ने कहा कि डीएचएस को यकीन है कि संदिग्ध 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका में घुसा था। ट्रंप के इस ऐलान के बाद से अब अमेरिका में रह रहे अफगान नागरिकों की मुश्किलें और बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्हें अब सख्त जांच से गुजरना पड़ेगा। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दे अब इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।